नमस्कार। आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक ऐसी चीज की पूरी एनाटॉमी खोलकर रखने वाले हैं जो एकेडमिक दुनिया की रीढ़ की हड्डी है, रिसर्च एप्टीट्यूड। हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि आखिर ये फॉर्मल नॉलेज बनती कैसे है और टेस्ट कैसे होती है। बिना किसी देरी के चलिए सीधे शुरू करते हैं। शुरुआत एक बेहद मशहूर डेफिनेशन से करते हैं जो जॉन डब्ल्यू क्रेसवेल ने दी थी। देखिए, रिसर्च कोई हवाई तीर नहीं है, ये एक बेहद सिस्टमैटिक और साइंटिफिक प्रोसेस है। एक ऐसी प्रोसेस जहां इंफॉर्मेशन को जमा किया जाता है, उसका गहरा विश्लेषण होता है, ताकि किसी भी टॉपिक पर हमारी और आपकी समझ और बेहतर हो सके। सिंपल है ना? तो आज का रोड मैप कुछ इस तरह दिखेगा। पहले हम रिसर्च की बुनियाद समझेंगे, फिर पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म की फिलॉसफी पर आएंगे, उसके बाद इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग, फिर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च का कंपैरिजन, और अंत में कुछ सबसे ज़रूरी प्रैक्टिकल रिसर्च मेथड्स को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, रिसर्च की नींव यानी इसके एब्सोल्यूट फाउंडेशंस। अब यहाँ दो सबसे भारी शब्द आते हैं, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी। इनके बीच का अंतर समझना बिल्कुल क्रूशल है। वैलिडिटी का सीधा सा मतलब है एक्यूरेसी, यानी क्या वाकई वही नापा जा रहा है जिसका दावा किया जा रहा है। और रिलायबिलिटी वो है कंसिस्टेंसी, मतलब क्या बार बार सेम रिजल्ट आ रहा है। वैसे तो दोनों जरूरी हैं, लेकिन अगर चुनना हो तो वैलिडिटी हमेशा बाजी मार लेती है, क्योंकि सिर्फ कंसिस्टेंट होने से क्या फायदा अगर एक्यूरेसी ही ना हो। लेकिन ध्यान रहे, किसी भी स्टडी के अंदर इस इंटरनल वैलिडिटी को बनाए रखना बच्चों का खेल नहीं है। इसमें कई सारे खतरे यानी थ्रेट्स छुपे होते हैं, जैसे कंफाउंडिंग फैक्टर्स, सिलेक्शन बायस या फिर स्टडी के दौरान सब्जेक्ट्स का छोड़कर चले जाना, जिसे मॉर्टैलिटी या एट्रिशन कहते हैं। एक अच्छे स्कॉलर को इन सभी स्पेसिफिक पिटफॉल्स के बारे में पता होना ही चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच के कनेक्शन को पूरी तरह बर्बाद कर सकती हैं। चलिए, इंटरनल तो ठीक है, पर बाहरी दुनिया का क्या? यहां आती है एक्सटर्नल वैलिडिटी, जो दो हिस्सों में बंटती है। पहली, पॉपुलेशन वैलिडिटी, जो ये तय करती है कि क्या स्टडी के नतीजे किसी एक छोटे ग्रुप से निकलकर पूरी आबादी पर अप्लाई हो सकते हैं। और दूसरी है इकोलॉजिकल वैलिडिटी, जो ये चेक करती है कि क्या यही डेटा किसी बिल्कुल अलग एनवायरनमेंट या सिचुएशन में भी सच साबित होगा। ये दोनों ही टेस्ट एक रिसर्च को असली दुनिया के लायक बनाते हैं। डेफिनेशन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सेक्शन 2 पर। यहाँ हम उन फिलॉसफिकल तरीकों की बात करेंगे जो तय करते हैं कि रिसर्चर्स आखिर रियलिटी को देखते कैसे हैं। एक तरफ है पॉजिटिविज्म। ये एक बेहद रिजिड, हार्ड साइंस वाली अप्रोच है। ये सीधा मानती है कि रियलिटी सिर्फ एक है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव, और सब कुछ प्योरली साइंटिफिक और क्वांटिटेटिव होना चाहिए। पर इसके बिल्कुल ऑपोजिट खड़ा है पोस्ट पॉजिटिविज्म। ये थोड़ा फ्लेक्सिबल है और एक क्रिटिकल रियलिस्ट पर्सपेक्टिव अपनाता है। ये खुलकर मानता है कि इंसानी बायस या एरर्स का होना लाजमी है, इसलिए रियलिटी को देखने का इसका नजरिया थोड़ा ज्यादा सब्जेक्टिव और क्वालिटेटिव होता है। इन फिलोसॉफिकल बातों के बाद आइए सेक्शन 3 पर चलते हैं। यहां किसी भी स्टडी की फाउंडेशनल लॉजिक और रीजनिंग को समझा जाएगा, डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग। इसे एक मेंटल मैप की तरह सोचिए। डिडक्टिव रीजनिंग एक टॉप डाउन अप्रोच है, मतलब एक एग्जिस्टिंग जनरल थ्योरी से शुरुआत होती है और स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस के जरिए हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है, ऊपर से नीचे। वहीं दूसरी तरफ इंडक्टिव रीजनिंग एकदम बॉटम अप अप्रोच है। यहां पहले छोटी छोटी स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं, पैटर्न्स देखे जाते हैं और उनको जोड़कर एक बिल्कुल नई जनरल थ्योरी बना दी जाती है, नीचे से ऊपर। और यही लॉजिकल ब्लूप्रिंट हमें ले जाता है सेक्शन 4 की तरफ। आखिर रिसर्चर्स अपना डेटा कलेक्ट और हैंडल कैसे करते हैं? आइए देखते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव अप्रोचेस को। अब इन दोनों के बीच का अंतर एकदम क्रिस्टल क्लियर है। क्वांटिटेटिव रिसर्च नंबर्स का खेल है। ये बड़े सैंपल्स पर फोकस करता है, काफी रिजिड होता है और उन सवालों का जवाब देता है जो क्या या कब से शुरू होते हैं। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स इसकी जान है। पर अगर क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करें तो वो बिल्कुल अलग है। वो ह्यूमन फोकस्ड है, नंबर्स नहीं, नैरेटिव्स पर ध्यान देता है। ये छोटे सैंपल्स यूज करता है ताकि वो गहराई में जाकर कैसे और क्यों का जवाब ढूंढ सके। ये नेचुरली काफी फ्लेक्सिबल होता है। लेकिन ठहरिए, क्या किसी एक अप्रोच को ही चुनना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। रिसर्चर्स के पास एक शानदार ब्रह्मास्त्र होता है जिसे ट्रायंगुलेशन कहते हैं। मतलब सिर्फ एक मेथड पर अटकने के बजाय क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों को ब्लेंड कर दिया जाता है।
मल्टीपल मेथड्स या डेटा सोर्सेस को जोड़कर एकदम कॉम्प्रिहेंसिव और होलिस्टिक व्यू निकालना, यही है ट्रायंगुलेशन का जादू। और इसी के साथ हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से यानी सेक्शन 5 पर। अब तक जो भी थ्योरी समझी गई उसे अब असली दुनिया के प्रैक्टिकल रिसर्च मेथड्स में अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्शन रिसर्च की। कर्ट ल्यूविन और स्टीवन एम कोरी ने इस साइकिल को काफी पॉपुलर बनाया था। ये 4 स्टेप्स पर चलती है: प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट। ये कोई रुका हुआ प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाली साइकिल है। इसे लर्निंग बाय डूइंग कहा जा सकता है। इसका सबसे बड़ा मकसद होता है आसपास की या क्लास की इमीडिएट और लोकल प्रॉब्लम्स को वहीं के वहीं तुरंत सॉल्व करना। उसके बाद आती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इसे याद रखने का एक बड़ा मजेदार तरीका है। आइकॉनिक टीवी शो खिचड़ी की हंसा तो याद ही होगी। उसका फेमस डायलॉग था ना, व्हाट इज। बस डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी ठीक यही करती है। ये पूछती है व्हाट इज, जो जैसा है उसे बिल्कुल वैसे ही डिस्क्राइब कर देती है, वेरिएबल्स के साथ, बिना किसी छेड़छाड़ या मैनिपुलेशन के। अब इसके अंदर भी 2 खास तरीके हैं। मान लीजिए अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों की एक ही वक्त पर स्टडी करनी हो। एक क्विक स्नैपशॉट लिया गया, डेटा कलेक्ट किया और काम खत्म। इसे क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहते हैं। लेकिन अगर उन्हीं सेम बच्चों को सालों तक लगातार ट्रैक किया जाए तो वो बन जाती है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। एक में स्पीड है, दूसरे में लंबा वक्त और पेशेंस। आगे बढ़ते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च की तरफ। यहां फोकस बीते हुए कल पर होता है और सबसे बड़ा चैलेंज होता है पुराने डेटा को वेरीफाई करना। इसके लिए 2 तरह के क्रिटिसिज्म का इस्तेमाल होता है। एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म ये चेक करता है कि क्या सोर्स या डॉक्यूमेंट जेन्युइनली ऑथेंटिक है या कोई नकल है। और इंटरनल क्रिटिसिज्म उस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखे गए कंटेंट की सच्चाई और उसकी क्रेडिबिलिटी को जांचता है। ये दोनों मिलकर इतिहास की सच्चाई बाहर लाते हैं। और ये आखिरी कॉन्ट्रास्ट सच कहूं तो सबसे जरूरी भी है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और एक्सपोज्ड फैक्टो रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर एकदम कंट्रोल में होता है। वो वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करके देखता है कि व्हाट इफ, क्या होगा अगर एक वेरिएबल को बदला जाए। वो कॉज और इफेक्ट ढूंढता है। लेकिन एक्सपोज्ड फैक्टो में वहां इंसिडेंट ऑलरेडी हो चुका होता है, जैसे कि कोई एक्सीडेंट। वहां वेरिएबल्स को बदला नहीं जा सकता, सिर्फ पहले से हो चुकी घटना के आफ्टर इफेक्ट्स और फैक्ट्स की ही स्टडी की जा सकती है। तो इस पूरी जर्नी में फिलॉसफी से लेकर इन कॉन्क्रीट मेथड्स तक आज हमने रिसर्च एप्टीट्यूड की पूरी एनाटॉमी को खोलकर देख लिया है। फॉर्मल नॉलेज कैसे बनती है ये अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। लेकिन इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बड़ा सवाल छोड़ते हैं। सोचिए, आने वाले वक्त में जो सबसे बड़ा नॉलेज ब्रेक थ्रू होगा, क्या वो सिर्फ स्ट्रिक्ट नंबर्स पर आधारित होगा या इंसानी नैरेटिव्स और कहानियों पर? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।